नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन के जरिए देश की जनता से जो वादे किए हैं, क्या वो सच हो पाएंगे? क्या वाकई में सब कुछ डिजिटलाइज होगा? क्या बदलेगी इस योजना के तहत भारत की सूरत? मंशा चाहे जो भी हो, मगर इतना तो तय है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का ये सपना सच होता है तो देश तरक्की की जिन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा उसका अंदाजा कोई भी आसानी से लगा सकता है। क्या है डिजिटल इंडिया मिशन? क्या है डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरल होगा आम लोगों का जीवन? किन किन क्षेत्रों में कारगर साबित होगा डिजिटल इंडिया मिशन? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है तमाम मेहमानों को। आइए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार वर्मा साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, जो बताएंगे आखिरकार नरेंद्र मोदी साहब की जो योजना है वो कितनी कारगर साबित होगी। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से श्याम गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, श्याम सुंदर गुप्ता साहब, जो बताएंगे कि आम आदमी पार्टी जो हमेशा से डिजिटल इंडिया के ऊपर निशाना साधती रही है और उसकी खामियां गिनाती रही है, वो इस विषय पर क्या कुछ कहते हैं। और डिजिटल इंडिया मिशन के विशेषज्ञ कनिष्क कश्यप भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, जो बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ बारीकी हैं डिजिटल इंडिया की और कैसे लोगों को फायदा भी पहुंचाएगा। आप सभी मेहमान हमारे स्टूडियो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए शुरू करते हैं अपने खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला। कनिष्क कश्यप साहब, सबसे पहले आप से मेरा सवाल होगा, चूंकि आप विशेषज्ञ हैं डिजिटल इंडिया के, आखिरकार डिजिटल इंडिया क्या है और आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, इस योजना में सबसे बड़ी जो ज़रूरत महसूस की जा रही है वो है नॉलेज इकॉनमी को तैयार करना। टेक्नोलॉजी से हमें सिर्फ एक जो सुविधा मिलती है वो ये मिलती है कि जो नॉलेज है, जो डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जा सकता है, उससे जो डिस्पैरिटी है नॉलेज की, जैसे शहरों में ज़्यादा जानकारी का तंत्र बिछा हुआ है, चाहे स्कूलों के माध्यम से कहें या जो यहाँ पे जिस तरह से आईटी सेक्टर है, नॉलेज का सेक्टर है, एक जॉब का सेक्टर है, तो ग्रामीण भारत कहीं ना कहीं पिछड़ के रह गया। तो भौगोलिक स्तर पे बात करें तो भले ही विकास वहाँ तक नहीं पहुँच सका हो, लेकिन डिजिटली हम चाहें तो इन चीज़ों को जोड़ा जा सकता है और इसी नॉलेज इकॉनमी को क्रिएट करने पे फोकस है गवर्नमेंट का, जिसे हम डिजिटल इंडिया कह रहे हैं। जी, डिजिटल भारत में इस योजना के अंतर्गत जितने जॉब, आईटी सेक्टर में जॉब की बात की जा रही है, अगर हम देखें 2004 से लेकर 2010 तक, जिस वक्त इकॉनमी ग्रोथ अराउंड 8.5 रहा था, उस वक्त एक आकलन के मुताबिक हमें कम से कम 8 से 10 लाख सालाना नौकरियों की ज़रूरत होती है देश में। जबकि उस दौरान जब इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट रहा तब भी हमने महज 5 लाख नौकरियां क्रिएट हो सकी। तो आज जिस रफ्तार की बात हो रही है, जिस तरह से इकॉनमी को बूम करना है, इसमें नौकरियां जो क्रिएट होंगी वो डिजिटल इंडिया मिशन इस चीज़ को अश्योर करता है कि इतनी नौकरियां क्रिएट हो। अभी हम जिस योजना की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हम कौशल विकास योजना जिसका नाम दिया गया है, इसमें ये जो आप पैसे की बात कर रहे हैं कि उस पास अन्न नहीं है खाने को, ये आखिर उपलब्ध कहाँ से होगा? या तो फिर आप वाले पे जाएं कि घर में बैठो तुम्हें फ्री में सब कुछ दे रहे हैं हम, तो मोदी जी की ये विचारधारा नहीं है। मैं स्पष्ट करूं, किस वाले पे जाएं? आपसे जरा। हाँ, मैं आप पार्टी का या फिर कांग्रेस की बात करें कि जहाँ पे ये बैठे बैठाए घर में खाना देते हैं, तो मोदी जी इस विचारधारा के आदमी नहीं है। हम कोई अनुदान नहीं दे रहे हैं, हम कोई अनुदान दे रहे हैं। नहीं, देश को अपंग नहीं बनाना है किसी तरह से। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप घर बैठिए। रोजगार गारंटी योजना हमने चलाई है, कांग्रेस ने चलाई है, बिल्कुल मोदी जी उसका समर्थन में, और हमने उसके 90 दिन का रोजगार हमने दिया। ऐसे नहीं, हमने घर बैठ के नहीं दिया किसी को। उसको देखिए, उसको समर्थन किया गया है। 160 रुपए मजूरी जो है उसको बढ़ा दी गई है रोजाना जो उसका है। लेकिन अभी जो बात जहां पे हो कि देश में जो कौशल विकास हो, आऊंगा आपके पास में। एक दर्शक सोनू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। भाटी जी नमस्कार जी, बताएं सवाल। मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ही पसंद है। आज जो आपका टॉपिक वो टॉपिक बहुत अच्छा उठाया है आपने। बट मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारे देश की 70% आबादी जो है, जो गांव में रहती है, उनको डिजिटल इंडिया का क्या फायदा होगा? देखिए, डिजिटल इंडिया के फायदे के लिए पहली बात, अगर आर्टिसंस हैं, जो गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है, वहाँ पे अगर कोई जैसे कि कोई अपना कारीगरी करता है, कारीगर है, या हमारे यहाँ देखें मधुबनी आर्ट्स है, पेंटिंग्स हैं, तो मोदी जी इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जो वो नॉलेज है, उसको ग्लोबल लेके आना है। तो अगर ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलता है, अगर उन आर्टिसंस को हम लोग ट्रेन करते हैं कैसे वो अपने को अपलोड कर सके अपने कंटेंट को, जहाँ पे स्कूली बच्चे हैं उनके लिए एक बात हो रही है कि वो कंटेंट लिखेंगे, इन आर्टिसंस को ट्रेन किया जाएगा। 2.5 लाख गांव जो हैं उनको जो है कनेक्ट करने की बात हो रही है डिजिटली।
और इसके लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इतने बड़े रुपए की जो भाई साहब जिस प्रश्न को उठा रहे थे कि इतनी बड़ी जो आवश्यकता है पैसे की, अर्थ की, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? ये दो ही राज्य के पास दो ही तंत्र है पैसे उगाहने का, या तो आप टैक्सेस लगाएंगे जनता पे, या तो आप जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसे निकालेंगे। तो ये जो विदेश दौरे हो रहे हैं, जो पूरे देश में 48% इस बार जो है हम लोग के एफडीआई इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा है, ये इसलिए हुआ है कि इन दौरों से भारत की छवि बनी है। और ये पैसा बाहर नहीं आ रहा है। एक गरीब किसान जो आत्महत्या करने पर मजबूर है, और आप भी आए दिन देखते हैं कि लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, क्या डिजिटल मिशन की शुरुआत होने से, इसको चालू होने से बिल्कुल वो रुकेगी? बिल्कुल फायदा होगा। देखिए, हमें थोड़ा दूरगामी होकर देखना पड़ेगा। पहले अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो क्यों कर रहा है? जरूर अर्थ का अभाव है, कर्ज है उसके ऊपर में, जो आमतौर पे कारण गिनाए जाते हैं। जब पैदावार अच्छी होगी तो वो कर्ज से मुक्त होगा। पैदावार अच्छी हो, इसके लिए क्या आवश्यकता होगी कि उसको मौसम की जानकारी सही समय पे मिल जाए, उसके लिए जो उपयोगी योजनाएं सरकार की हैं, चाहे वो लोन की हो, चाहे सरकार जो अनुदान दे रही हो, या जो कृषि वैज्ञानिकों से जो हमारे अपडेट्स आते हैं कि इस तरह के मौसम में कैसी खेती होगी, पैदावार कैसी, उससे भाई साहब बता रहे थे। तो इस तरह की जानकारी उसको जब मुहैया होगी, और इसमें कहीं से भी शिक्षा आड़े नहीं आ रही है। आप एक चीज को यकीन करें कि मोबाइल और एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी की अपनी भाषा होती है। आज एक रिक्शे वाला भी आराम से मोबाइल यूज कर रहा है, क्योंकि वहां पे उसके पास एप्लीकेशंस के आइकॉन्स हैं। आपको शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने बारिश बादल का आइकॉन देखा तो बिल्कुल आइकॉन का कॉन्सेप्ट ही ये था, एक जो है अनपढ़ आदमी भी अपने यूज कर सके। जी भाई साहब, मैं सोनू जी, जो आपके दर्शक ने एक प्रश्न पूछा, मैं उन्हीं को जवाब देना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हमें आधुनिक बनने के लिए शहर आना पड़ता था, और छोटे शहर वाले को बड़े शहर आना पड़ता था। क्या ये ठीक नहीं होगा कि गांव वाला भी उसी प्रकार से पूरे दुनिया और देश के हर डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा जो एक शहर वाला जुड़ा होगा? सबसे पहला फायदा गांव वालों को ये मिलने वाला है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, एम्स में मेरे यहाँ लोग आते हैं, मैं राजनीतिक कार्य करता हूं, तो मेरे यहाँ मेरे गांव से लोग आते, कहते हैं मुझे एम्स में इलाज कराना है। वो बेचारे 3 बजे सुबह उठ के जाते हैं एम्स में लाइन लगाने, और लाइन लगा के फिर 7 बजे वापस आते हैं और कहते हैं आज नहीं मिला नंबर। ठीक है। डिजिटल इंडिया का पहला लाभ, आप गांव से बैठे अपनी बुकिंग कराएंगे, और आपको पता होगा कि इतने तारीख को इस महीने में इतने बजे मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है। आप देखिए, एक व्यक्ति का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और गांव बैठे बैठे लाभ उठाएगा। ये मैं एक उदाहरण दिया हूं, ऐसे तमाम बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। श्याम को कनिष्ठ आखिरी कमेंट आपका। जी, इस देखिए 2.5 लाख गांव पे जो है जोड़ने की योजना है, इन सारे पंचायतों को जोड़ा जाना है आपस में, और 2018 तक जो मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, बिल्कुल सही आपका कहना है। लेकिन इसके पीछे अगर देखिएगा तो 2G घोटाले हुए थे, उस वक्त से ही चीजें गड़बड़ हैं। और राजीव गांधी जी को क्रेडिट देना बिल्कुल जायज है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उस वक्त भारत में राजीव गांधी थे तो ही जाके मोबाइल यहाँ पे आया, और श्रीलंका में राजीव गांधी नहीं थे तो वहाँ मोबाइल नहीं आया। नहीं, बांग्लादेश में मोबाइल भी आया, रह जाएंगे, बांग्लादेश में मोबाइल आया भाई साहब, बांग्लादेश में भी मोबाइल आया। हाँ, मैं क्रेडिट देता हूँ। गांधी नहीं होता, उनकी जगह कोई भी नेता होता, ये समय की आवश्यकता थी, वहां पर वो चीज होनी थी। वैश्विक परिदृश्य में, वैश्विक परिदृश्य, उनकी दूरगामी सोच की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मैं उन्हें क्रेडिट देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है वो नहीं होते तो कोई और होता तो वो नहीं करता। वैश्विक जिस तरह से विश्व आगे बढ़ रहा है, आप अलग थलग नहीं बैठ सकते हैं, समय की जरूरत के हिसाब से सारी चीजें। और आज ये टेक्नोलॉजी का जो इवोल्यूशन है, जिस तरह से इवॉल्व कर रही है चीजें, गूगल को देखें, हर वीक उसने, अगर अब जब से वो फाउंड हुआ है अभी तक उसने 3000 से ज्यादा कंपनियों का अधिग्रहण किया है। भाई साहब, हर सप्ताह एक कंपनी अधिग्रहित हो रही है। गूगल इतने बड़ा जायंट है। आपने बताया कि किस तरह से डिजिटल इंडिया देश को आगे बढ़ाएगा और किस तरह से देश तरक्की करेगा। आप सभी मेहमान हमारे कार्यक्रम में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राम कुमार तंवर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि डिजिटल इंडिया मिशन देश की तरक्की के लिए कितना अहम है। अगर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को ठीक ढंग से अमल में लाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब विश्व पटल पर भारत भी तकनीकी रूप से सक्षम देशों की कतार में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।